प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे थे क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है विलियन। ठीक है, उसमें हमने कई क्लास कर ली थी जिनमें हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट था। हमारा चल रहा था पिछली क्लास में अणुसंख्यिक गुणधर्म। ठीक है, अब अणुसंख्यिक गुणधर्म में क्या देखा था हमने कि जो भी विलयन तैयार करते हैं, विलय और विलायक से जो विलयन हमारा तैयार हो रहा है, उस विलयन में जो हम विलय मिलाते हैं, कम मात्रा में जो भी पदार्थ मिलाते हैं, उस पदार्थ में कणों की संख्या पर जो भी हमारे गुणधर्म है कि ऐसे गुणधर्म या ऐसे गुण जो क्या करें, हमारे जो भी विलयन तैयार हो रहा है, क्या तैयार हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों, हमारा विलयन तैयार हो रहा है, क्या घटक होंगे, इसके दो घटक होंगे, पढ़े हमने कौन कौन से, विलय और विलायक। क्या होंगे? विलय और विलायक होंगे। तो एक हमने विलय की मात्रा के आधार पर कि हम कितनी मात्रा मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, मात्रा मिला रहे हैं, तो उस मात्रा के आधार पर हमने देखे थे क्या होते हैं हमारे विलयन के प्रकार होते हैं। ठीक है, और जो विलय के कणों की संख्या है, अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण क्या कहलाते हैं, हमारे अणुसंख्यिक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो हमारा पहला आता है कौन सा, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब हमने पहले ही देख लिया था, उससे पिछली क्लास में वाष्प दाब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसी पर चलेंगे। हमारे सभी जो भी गुणधर्म हैं वो किस पर चलेंगे, अणुसंख्यिक गुणधर्म वाष्प दाब पर चलेंगे। वाष्प दाब क्या होता है, हमने बताया था आपको कि जो भी कोई हमारा दो तरह से वाष्प दाब पढ़ा है हमने। बेसिकली परिभाषा क्या होती है कि वाष्प द्वारा किसकी दाब किस पर लगेगा, वाष्प किसकी बनेगी, हमारी द्रव की बनेगी। तो वाष्प द्वारा किस पर लगाएगा, द्रव की सतह पर डाला गया दाब ही क्या कहलाता है, हमारा वाष्प दाब कहलाता है। जब क्या हो, हमारा जो भी हमारा द्रव है, जो भी हमारा विलयन तैयार हो रहा है, वो विलयन क्या हो, एक निश्चित ताप हो, और वहां पर क्या हो प्रिय विद्यार्थियों, जो वाष्पन की दर है वो संघनन की दर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अर्थात क्या हो जाए, साम्य स्थापित हो जाए। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो हमको पढ़ना है क्वथनांक। क्वथनांक में भी क्या है, उन्नयन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन का मतलब है हम क्या कर रहे थे, विलय प्लस विलायक मिलाया तो क्या होगी, कणों की संख्या में, कणों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी हमारी, क्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ जाएगी। किसमें बढ़ जाएगी, विलयन में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने वहां पर देखा था कि जो शुद्ध विलायक होता है, क्या होता है, शुद्ध विलायक। उस शुद्ध विलायक का जो हमारा वाष्प दाब था, वो विलयन में क्या हो रहा है, कणों की संख्या बढ़ेगी। कणों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो कण है उसमें क्या होगा कि जो भी हमारे कण हैं वो कणों की संख्या बढ़ने से हमारा वाष्प दाब है कि जो अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं हम, वो विलय क्या होगा, उसके लिए ताप की ऊष्मा की आवश्यकता होगी, और ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो हमारा वाष्प दाब है विलायक कम ताप पर उबल जाएगा, अर्थात वाष्प जल्दी बनेगी। वाष्प जल्दी बनेगी तो हमारी किस पर दाब लगाएगी, द्रव की सतह पर दाब लगाएगी, और द्रव की सतह पर दाब लगाएगी, इसलिए हमारा शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन से क्या होता है, जो विलयन है हमारा उससे अधिक होता है। लेकिन यहां पर देखो हम सेम वही कर रहे हैं, क्या हो रहा है, विलयन तैयार हो रहा है, विलयन तैयार हो रहा है हमारा, और हम कह रहे हैं कि कणों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इनकी ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। तो देखो क्वथनांक का मतलब देखो, पहले क्वथनांक का मतलब होता है कि वह ताप है, क्या ये सभी ताप है। हम 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं क्वथनांक के बारे में। जो भी हमारे क्वथनांक होता है, गलनांक होता है, उनके बारे में पढ़ के आए। ठीक है, यहां पर देखो क्वथनांक का मतलब क्या है, वह ताप। क्या है, वह ताप जिस पर क्या हो जाए, किससे संबंध करना है हमको, जिस पर द्रव का वाष्प दाब, किसका, द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के। अर्थात जो भी हमने देखो, मान लो हमने एक विलयन तैयार किया, तो इस द्रव के भीतर का जो वाष्प दाब है वो बाहर क्या है, हमारा वायुमंडल है, तो इस वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, अर्थात ये साम्य पर हो जाए, तो वह ताप क्या कहलाता है, हमारा प्रिय विद्यार्थियों क्वथनांक कहलाता है। आ रहा है कुछ समझ में, क्वथनांक का मतलब क्या हो रहा है कि जो अंदर का दाब है, किसका, जो भी द्रव है हमारा, वो जो भी हमारा विलयन तैयार हो रहा है, उस विलयन के जो अंदर का दाब है, कि वह ताप जिस पर क्या हो जाए, अंदर का दाब बाहर के ताप के क्या आ जाए, बाहर के दाब के बराबर हो जाए। उसका मान कितना होता है हमारा, 1.013 बार होता है वायुमंडलीय दाब का मान।
तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता। अब देखो, इतनी बात आई समझ में कि क्वथनांक के बारे में बताया कि वह ताप जिस पर क्या हो जाए, हमारा जो दाब है किसका, द्रव की सतह पर, अर्थात द्रव का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब देखो, हमने आपको शुरू में स्टार्ट किया था तब बताया था उन्नयन का मतलब होता है हमारी क्या हो जाए, विलयन का क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, और अवनमन का मतलब होता है हमारी कमी हो जाए। देखो कैसे होगी, हम कह रहे हैं कि एक विलयन तैयार हुआ, हमारा विलयन तैयार हुआ, और विलयन में क्या है, हमारे दो घटक हैं, विलय और विलायक, द्विअंगी विलयन पढ़ रहे हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विलय में देखो, शुद्ध विलायक का देखें अगर हम, क्या क्वथनांक, क्या देख रहे हैं, क्वथनांक देख रहे हैं, क्वथनांक देख रहे हैं कि वह ताप जिस पर क्या हो जाए, हमारा द्रव का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। हम कह रहे हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको दर्शा रहे हैं यहां पर टीबी से, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा टीबी, और विलयन का मानते हम टी से, किससे, टी से। तो देखो, जैसे ही हमने विलय प्लस विशुद्ध विलायक का हमने क्वथनांक देख लिया, जैसे ही विलय प्लस विलायक मिलाया, कणों की संख्या में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, कणों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो गई, बढ़ गई, ऊर्जा क्या हो गई हमारी, कम हो गई, क्या हो जाती है, कणों के पास प्रत्येक जो कण है उस प्रत्येक कण की ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कणों की संख्या बढ़ी, प्रत्येक कण की ऊर्जा कम हो गई। वाष्प दाब का मान क्या हो गया, वाष्प दाब का मान क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, कम हो गया, पढ़ के आए हम, कम हो गया। और क्वथनांक का कि जो ताप है हमारा, कि वह ताप जिस पर क्या हो जाए, दाब का मान हमारा, जो वाष्प दाब का मान है हमारा, यहां पर देखें वाष्प दाब का मान क्या है, जो विलायक का जो वाष्प दाब था हमारा, कम ताप पर ही क्या हो रहा था, जो हमारे विलायक के कण हैं वो वाष्प में बदल रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो गया, जैसे ही विलयन तैयार हुआ, क्या तैयार हुआ प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर हमारा विलयन तैयार हुआ, कणों की संख्या बढ़ गई, प्रत्येक कण की ऊर्जा कम हो गई, वाष्प दाब का मान क्या हो गया हमारा, कम हो गया। अब देखो, जो विलयन है हमारा, क्या है, विलयन है, इसको बोलो ताप कम देना पड़ेगा, अधिक देना पड़ेगा, अधिक देना पड़ेगा। हमने यहां पर भी देखा है क्या देना पड़ेगा, ताप अधिक देना पड़ेगा। विलय विलायक क्या होगा, संगुणन होगा, क्या होगा, संगुणन के कारण क्या हो जाती है, जो विलयन है, संगुणन के कारण क्या हो जाती है हमारी, विलयन की ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। या फिर ऐसे देखें हम, कणों की संख्या बढ़ गई, प्रत्येक कण की ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, प्रत्येक कण की ऊर्जा कम हुई, हमारा वाष्प दाब का मान ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। तो वह ताप, इसको ताप की क्या होगी, अधिक आवश्यकता होगी, कह रहे हैं हम ताप का मान यहां पर देख रहे हैं, तो ताप की क्या होगी, हमारा ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ताप का मान जैसे ही बढ़ा तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ जाता है। और यही क्या कहलाता है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, अर्थात विलयन का क्या है, अधिक है, विलायक का क्या है, कम है। तो यह अंतर ही हमारा डेल टीबी से दर्शा रहे हैं, यहां पर डेल टी से या डेल टीबी से दर्शा रहे हैं, किसका, विलयन का वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के जो हमारा क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर ही हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। अब बोलो समझ में आया या नहीं आया, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, क्वथनांक उन्नयन जो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है, किस पर निर्भर कर रहा है, कणों की संख्या पर, कि वह ताप जिस पर क्या हो जाए, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है हमारा, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इतना आया समझ में। अब देखो, क्वथनांक उन्नयन में हमने देखा कि जो विलयन होता है किससे मिलकर बनता है, विलय और विलायक से। जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, हमारी अणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, कणों की संख्या क्या होती है, कम होती है, कम होती है, तो वाष्प दाब का मान अधिक होता है, और वाष्प दाब का मान अधिक होने के कारण इसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। अर्थात क्वथनांक और वाष्प दाब क्या है, एक दूसरे के हमारे उल्टे हैं, अगर वाष्प दाब बढ़ेगा क्वथनांक, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ी, हमारी क्या बढ़ी, कणों की संख्या बढ़ी, संगुणन होगा, विलय विलायक क्या होगा, संगुणन होगा, संगुणन पाया जाता है। हमसे पूछ लिया जाए कि जो
विलायक का क्वथनांक होता है वो विलयन से कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो विलय विलायक संगुणन के कारण क्या हो जाती है, इनकी ऊर्जा में कमी आती है, जिससे इसका क्वथनांक क्या होता है, कम पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, या फिर लिखेंगे हम कि विलयन में कणों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण प्रत्येक कण की ऊर्जा के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कमी आने के कारण वाष्प दाब का मान क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। वाष्प दाब का मान कम होने पर हमको ताप की अधिक आवश्यकता होती है, अर्थात अधिक ताप पर जो हमारा द्रव का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो पाता है, जिससे क्या हो जाता है, क्वथनांक का मान हमारा बढ़ जाता है। और विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर ही क्या कहलाता है, प्रिय विद्यार्थियों, हमारा क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। अर्थात क्या हो जाती है, हमारे विलय के जो हमारा विलयन है उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ जाता है। और उसका कारण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं इनके मध्य ग्राफ। किसके मध्य ग्राफ? कि हम कह रहे हैं यहां पर द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो ग्राफ देखते हैं हम किनके मध्य, वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन के मध्य। देखो कैसे आएगा हमारा संबंध। संबंध किससे आएगा हमारा, कि हमारा जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए, विलयन के, अर्थात वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। अब संबंध देखो हमारा, किन किन के मध्य हमारा वाष्प दाब तथा ताप के मध्य ग्राफ बनाएं। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। ये देखो किसके मध्य, ताप। ठीक है, ताप ले सकते हैं, क्वथनांक ले सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आएगा हमारा, वाष्प दाब। क्या आएगा, वाष्प दाब। हम क्या कह रहे हैं, एक स्थिति, क्वथनांक कब होगा हमारा, क्वथनांक क्या कब कहलाएगा हमारा क्वथनांक, की जब क्या हो जाए, वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो बताओ, विलायक का लें अगर हम क्वथनांक, क्या लें, विलायक का ताप लें, विलायक का क्वथनांक लें हम, कितना आएगा, Tb। कम है या ज्यादा है, बताओ क्या है, कम है या ज्यादा है, क्या है, कम है। अभी देखा है हमारा विलायक का क्वथनांक क्या है, Tb। तो पहले क्या आएगा, Tb आएगा। विलयन का क्या है माना हमने, T माना। ठीक है, आया इतना समझ में क्या बोल रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि जब क्या हो जाए हमारा, एक स्थिति ऐसी आएगी, वही क्वथनांक उन्नयन क्वथनांक कहलाएगा हमारा, जब क्या हो जाए, जो हमारा वाष्प दाब का मान है वो किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, जिसे हमने दर्शा दिया, हमारा P से दर्शाते हैं या P0 से दर्शाते हैं। ये किसका मान है, हमारा वाष्प दाब का मान। अब देखो, एक तो क्या होगा हमारा, यहां से देखें इस प्रकार से होगा। अभी ग्राफ नहीं बना रहे, देखो बनाएंगे अभी हम। एक इस प्रकार से क्या हो जाए, ये किसकी लाइन है हमारी, बताओ क्या है, कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ये क्या है हमारा, विलायक है। क्या है, विलायक है। और ये क्या है हमारा, विलयन का ताप है। अब बताओ, ग्राफ खींचे हम। सबसे पहले क्या होगा, हम शुद्ध विलायक का देखते हैं। शुद्ध विलायक का क्यों देखते हैं, क्योंकि इसका ताप क्या होता है हमारा, कम होता है। कम होता है तो इसका ग्राफ कैसा आता है, हमने पीछे भी देखा, इसकी ढाल आती है हमारी। और ग्राफ कैसे बनाया था, इस प्रकार से ग्राफ बनाया था हमने, बढ़ता हुआ। कैसे बनाया था, इस प्रकार से बढ़ता हुआ ग्राफ बनाया था। तो देखें पहले क्या होगा, हम इस प्रकार से ग्राफ बनाएं। ये किसका ताप है हमारा, जैसे जैसे ताप बढ़ाते जा रहे हैं, ताप बढ़ाते जा रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी हमारी कि वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जो हमारा दाब है, कि हमारा वह ताप, क्या वह ताप जिस पर क्या हो जाए, जो हमारा दाब का मान है, किसका दाब का, वाष्प दाब का मान है, और वो किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ये किसकी लाइन है हमारी, प्रिय विद्यार्थियों, ये लाइन है हमारी वायुमंडलीय दाब की। किसकी, वायुमंडलीय दाब। देखो जैसे जैसे हमने एक, हमारे पास में क्या था, विलायक था। विलायक था, हमने मान लो पानी लिया, पानी लिया, और पानी का क्या होता है हमारा, यहां से देखें, मान लो पानी है हमारे पास में, क्या है, पानी। तो वह ताप, ये ताप कितना होगा बताओ, ये ताप होगा हमारा 373 केल्विन। पानी का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है हमारा। ठीक है, तो इसका कितना होगा, 373 केल्विन होगा। दाब कितनी, वायुमंडलीय दाब पर ध्यान रखना है, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, एक बार उसको लिखते हैं 1.013 बार से दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो
हमने क्या किया, उस द्रव को उबाला तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम द्रव को उबालते जा रहे हैं हमारा वाष्प दाब का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ताप बढ़ा वाष्प दाब का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर दाब का मान क्या हो जाता है, वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है। तो बताओ ये किसका ग्राफ है हमारा, किसका है, विलायक। क्यों है विलायक का, क्योंकि विलायक कितने ताप पर, कम ताप पर ही किसके बराबर आ जाता है, हमारा वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाता है। तो ये किसका है, विलायक। अब देखो सेम स्थिति थी हमारी, सेम स्थिति थी। हमने क्या किया था यहाँ पर, ताप का मान बढ़ा रहे हैं, ताप का मान बढ़ा रहे हैं, कणों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमारा सेम ग्राफ यहीं से हुआ कि इस ताप पर इसका कितना था, वाष्प दाब का मान कम था। जैसे जैसे बढ़ाते गए हम ताप का मान बढ़ा रहे हैं, तो हमारी एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारा किसका, जो ये किसका ग्राफ है, देखो कब होगा इसका मान, ये क्या है हमारा, विलयन है। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, विलयन है। और विलयन में क्या होता है, ताप की अधिक आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि विलयन में क्या होता है हमारा, बताओ, अभी बताया आपको, विलयन में सॉल्यूशन में क्या होता है हमारा, विलय प्लस विलायक होता है। विलय प्लस विलायक होता है तो कणों की संख्या क्या हो जाती है हमारी, कणों की संख्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण प्रत्येक कण की ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, प्रत्येक कण की ऊर्जा का मान कम हो जाता है। कम होने के कारण क्या हो जाती है, हमारा वाष्प दाब का मान क्या हो जाता है, वाष्प दाब का मान कम हो जाता है। वाष्प दाब का मान कम हो जाता है, क्वथनांक का मान अर्थात ताप का मान क्या हो जाता है, हमको अधिक आवश्यकता होती है। ये संबंध होता है हमारा इसमें। तो जैसे ही क्वथनांक का मान अर्थात ताप की क्या होगी, हमको अधिक आवश्यकता होगी। क्या होगी, अधिक आवश्यकता होगी। विलायक में तो क्या था, कणों की संख्या कम थी। जैसे हमने ताप बढ़ाए, यहाँ से वाष्प दाब का मान बढ़ा, द्रव की सतह पर लगने वाला दाब बढ़ा, और एक स्थिति ऐसी आई जिस पर दाब क्या हो जाता है, हमारा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में। अब विलयन का, विलयन में कणों की संख्या बढ़ गई, तो जैसे हमने यहाँ इतना ताप था हमारा, कितना था, मान लो इतना ताप था यहाँ पर, इस ताप पर क्या था हमारा, ये ताप क्या है हमारा, कि जिस पर क्या है हमारे धीरे धीरे उबलने लगेगा, कणों की संख्या देखिए धीरे उबलने लगेगा। तो जैसे हम ताप बढ़ाते गए, एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर क्या हो जाता है, ये भी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार का ग्राफीय निरूपण आएगा। आ रहा है समझ में कि कैसे बनाया हमने विलायक और विलयन का ग्राफ। और ये लाइन क्या है, बताओ, ये लाइन क्या है हमारी, ये लाइन क्या है हमारी, एक ऐसी स्थिति है ये लाइन जहां पर क्या है हमारा, ये क्या है बताओ, यहां से ये बताओ क्या है, ये अंतर क्या होगा, टी माइनस टी भी होगा। और ये किसके बराबर होता है, हमने पीछे ही देखा है, आपको बताया क्या है, किसके बराबर है, डेल टीबी के, क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता। ठीक है, ये क्या है हमारी, पी है, डेल पी से दर्शा सकते हैं। वायुमंडलीय दाब है तो हम पी से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी हमारी, बोलो ये लाइन क्या होगी, वायुमंडलीय दाब पर स्थिति क्या है, यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, डेल टीबी है वो समानुपाती हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के। अर्थात एक स्थिति ऐसी है, डेल टीबी का मान कब होगा, जब वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो जाता है, हमारा बराबर हो जाता है। अब बताओ, ग्राफ आया होगा आपको समझ में, ग्राफ आया है समझ में। तो पीछे हमने वाष्प दाब में बताया था, एक सबसे लास्ट में पॉइंट बताया था पिछली क्लास में हमने, कि आपको पता है कि वाष्प दाब का मान किससे, हमने बताया था आपको, वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से क्या होता है हमारा, मोलरता के समानुपाती, मोलरता नहीं, मोललता, किसके, मोललता के समानुपाती होता है। संबंध निकाला था हमने, किस पर निकाला था, जब दाब का मान क्या हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो राउल्ट के नियम से क्या बताया था आपको, हमने बताया था किससे, राउल्ट के नियम से। डायरेक्ट बताते हैं इसको हम, यहां पर तो क्या है डायरेक्ट देखते हैं, लेकिन हमने राउल्ट के नियम से आपको क्या बताया था कि हमारा वाष्प दाब का मान किसके समानुपाती होता है, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और यहां से हमने देखा है कि हमारा वह वाष्प दाब है जिस पर क्या हो जाता है, डेल टीबी किसके समानुपाती हो जाता है, पी के। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा, डेल पी या पी का मान किसके समानुपाती है, डेल टीबी के। और यहां से डेल टीबी भी किसके समानुपाती आ जाएगा, एक्स ए के समानुपाती आ जाता है राउल्ट के नियम से। और यहां से डेल टीबी बराबर करते हैं हम तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट लग जाता है हमारा के, और के एक्स ए। जब इसको खोलते हैं के इंटू क्या आता है, भार अपॉन जो हमारा क्या आता है, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी।
आता है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन मान लेते हैं। पिछली क्लास में भी बताया था आपको, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए क्या हो जाता है हमारा, एन ए का मान किससे, एन बी का मान अधिक हो जाता है, एन ए का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम इसको नगण्य मान लेते हैं। डेल टी बी बराबर क्या आ गया, के इंटू एन ए अपॉन एन बी आ गया। और यहां से इनको खोलते हैं तो एन ए बराबर क्या होता है, भार अपॉन अणुभार। विलय का भार हम किससे दर्शा रहे हैं, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। और यहां से विलायक का किससे दर्शा रहे हैं, एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। तो यहां से जब करते हैं तो डेल टी बी बराबर आ जाता है हमारा के इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम। और जब हमने वहां पर आपको बताया था कि के क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और के हम क्या ले रहे हैं, विलायक। विलायक अगर जल ले लें, क्या ले लें, विलायक जल ले लें, तो हमने माना था कि हमारा डब्ल्यू बी का मान है, दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट होंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है के बी, अर्थात डेल टी बी है हमारा किसके समानुपाती आ जाएगा, यहाँ से किसके आ जाएगा, डेल टी बी किसके समानुपाती आ जाएगा, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, यहाँ नीचे में 1 अपॉन एम बी। और वो क्या होती है, हमारी मोललता होती है। किसके समानुपाती आता है, मोललता के समानुपाती आता है। इन दोनों को जब हम के अपॉन एम बी करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, अर्थात इसको हटाते हैं यहाँ से, डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम आता है हमारा। और के बी क्या है यहाँ पर, मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ऐसे आता है, हम डायरेक्ट दर्शाते हैं इसको कि हमारा किसका, राउल्ट के नियम से। देखो किताब में आपको कैसे मिलेगा सभी जगह कि राउल्ट के नियम से क्या होता है, हमारा जो डेल टीबी है वो किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है, यही बताया जाता है आपको। लेकिन आता कैसे हो, ऐसे आता है आपको। पिछली क्लास में बताया था, यहां पर भी बताया है। क्यों निकाला है हमने, हम क्या निकालेंगे, जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं उसमें किसकी गणना करते हैं, हम विलय के अणुभार की गणना करते हैं। अब देखो इतना आया समझ में आपको कि क्या बताया, अगर जल विलायक हो हमारा क्या हो, कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हो, इनको किसके बराबर मान लेते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राफ को हटा देते हैं, यहां से किसकी गणना करनी है, हमको विलय के अणुभार की गणना करनी है। तो देखो क्या आ गया, डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम आ गया हमारे पास में। क्या आ गया देखो, डेल टीबी बराबर के बी इंटू एम। एम क्या है, मोललता डायरेक्ट दर्शाते हैं हम। तो डेल टीबी बराबर आ गया हमारा के बी इंटू क्या होता है, भार अपॉन अणुभार, अर्थात विलय के मोल अपॉन विलायक का भार। क्या आता है, विलायक का भार इंटू 1000, विलायक का क्या है हमारा भार। ठीक है, क्या है, विलायक का भार, इसके बराबर आ गया हमारा। तो हम इसको जब यहां से किसकी गणना करनी है, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान में रखना है, विलय के अणुभार की गणना करनी है। जब विलय का अणुभार किससे दर्शा रहे हैं, हम यहाँ पर डब्ल्यू ए से दर्शा रहे हैं। तो डब्ल्यू ए बराबर के बी इंटू एम ए अपॉन डेल टी बी इंटू 1000 अपॉन एम बी। और जिससे यही जो फॉर्मूला निकल के आया है हमारा, यही क्या है, विलय का, डब्ल्यू ए क्या है हमारा, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, इसकी गणना करनी है हमको। यही फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल करेंगे हम इससे आगे, उसमें यही फॉर्मूला काम में आता है। डायरेक्ट कैसे बता देते हैं कि हमारा राउल्ट के नियम से जो क्वथनांक उन्नयन का मान है वो मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं यहाँ से तो एक के बी लग जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, उसका मान देके यहाँ से डेल टी बी बराबर के बी अपॉन। अब देखो एक बात और बताते हैं आपको, अगर हमको क्या बताना है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बतानी है। क्या बतानी है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बतानी है। एक तो बताओ इसकी इकाई क्या होगी हमारी, क्या है, केबी। केबी इधर ले जाएं या फिर इसको इधर रखें तो ये हमारा किधर आ जाएगा, इधर। अर्थात देखो क्या हो जाएगा हमारा, केबी का मान, डेल टीबी क्या है, ताप है, केल्विन होगा, भार किसमें है, किलोग्राम या ग्राम में होगा हमारा, भार अपॉन अणुभार, और यहाँ पर हमारा क्या है, भार। तो क्या आ जाएगा, किलो केजी प्रति मोल। क्या आ जाएगी, किलो केजी
प्रति किलो केल्विन प्रति मोल आ जाएगी इसकी इकाई। अब देखो, अगर इसकी परिभाषा देखें हम, किसकी, मोलल उन्नयन स्थिरांक की अगर परिभाषा देखें, देखो यहां से अगर हम Kb बराबर निकालें, क्या है हमारा Kb बराबर डेल टीबी, क्या है डेल टीबी अपॉन, क्या है ये विलय का मोल है, क्या है विलय के मोल हैं। तो Kb बराबर करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे, हमारे नीचे आ जाएंगे Na इंटू MB कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1000, 1000 हटाएंगे हम तो ये क्या आ जाएगा हमारा kg में आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब देखो इकाई भी देखनी है तो क्या हो जाएगा, किलो केल्विन प्रति मोल हो जाएगी। आ गया इतना बात समझ में, क्या हो गया, किलो केल्विन प्रति मोल, Na क्या है विलय के मोल है हमारे, आ गई इकाई। अब परिभाषा देखनी हो, हमारी परिभाषा देखनी हो, नीचे को क्या करते हैं इकाई करते हैं, अर्थात विलय का कितना है 1 मोल है। ठीक है, और विलायक कितना है हमारा, अर्थात विलायक का भार कितना है हमारा 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम या बोल सकते हैं हम 1000 ग्राम, क्या 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक। ठीक है, अब उसमें क्या है, हम देखें यहां से इकाई मोल, किसके, विलय के इकाई मोल, अर्थात यहां से पहले क्या करते हैं, नीचे को इकाई करें हम तो कितने हैं, विलय के 1 मोल, 1 मोल कितना है 1 मोल, 1 मोल क्या है हमारा, विलय के 1 मोल को किसमें 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में परिवर्तन, क्वथनांक में परिवर्तन क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अर्थात इसका मान इकाई कर दें, इसका मान भी हम क्या कर दें इकाई कर दें, तो हमारा जो क्वथनांक उन्नयन है, किसका मान, क्वथनांक उन्नयन का मान क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक में परिवर्तन या क्वथनांक उन्नयन का मान क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब देखो इतनी बात आई समझ में, लेकिन ज्ञात क्या करना है हमको, यहाँ पर भी किसका मान ज्ञात करना है, जो हमारा विलय का अनुभार है वही ज्ञात करना है। अब इसमें एक फॉर्मूला अगर हमको क्या दी हो, यहाँ पर किसकी मान दिया हो, यहाँ पर हमारा एक और आता है, किसका मान दिया हो, वाष्पन की अगर एंथैल्पी दी हुई हो हमको, किसमें सवाल में न्यूमेरिकल आएंगे हमारे, क्या दिया हो, वाष्पन की एंथैल्पी दी हुई हो। यदि वाष्पन की एंथैल्पी दी हुई हो, यदि वाष्पन की एंथैल्पी दी हुई हो, जिसको दर्शाते हैं वाष्पन की एंथैल्पी को हम डेल एच वी का मान अगर आपको दिया हुआ हो, तो हम किसका मान, जो हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान है, एक अलग फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, किसके अनुसार, वांट हॉफ के अनुसार। किसके अनुसार प्रिय विद्यार्थियों, वांट हॉफ, जो वैज्ञानिक थे वांट हॉफ के अनुसार, Kb बराबर mRTB स्क्वायर अपॉन आता है 1000 इंटू क्या है हमारा, जो यहां से किसका मान, वाष्पन की एंथैल्पी का मान, ये फॉर्मूला लगेगा। इसके बाद में हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, विलय के अणुभार की गणना कर लेंगे। यहाँ पर m क्या है, विलायक का भार है, r क्या है हमारा कांस्टेंट है, tb क्या है यहाँ पर हमारा विलायक का जो हमने क्या देखा है, क्वथनांक देखा है, उसके पश्चात डेल hv क्या है, वाष्पन की एंथैल्पी। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान। अगर हमको दिया हुआ न हो और हमको न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, वाष्पन की एंथैल्पी का मान दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट हम विलय के अणुभार की गणना कैसे करेंगे, पहले इससे लगाएंगे और r का मान कितना होता है 8.31 लगाएंगे हम। उसके बाद में Kb की गणना, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना के पश्चात किसका मान निकल आएगा, हमारा विलय के अणुभार की गणना कर लेंगे। तो ये होता है हमारा कि जो हमारा दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन, जो हमने पढ़ा है क्वथनांक की वह ताप जिस पर क्या हो जाए, हमारी जो द्रव का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, इसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।